बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम डॉक्टर हसान जुनेद। और हम लोग जो हैं आज जो तैयारी करने जा रहे हैं वो PARC में कुछ जॉब्स आई हैं जो कि साइंटिफिक ऑफिसर और असिस्टेंट साइंटिफिक ऑफिसर की हैं। हम उसकी बेसिकली जो है तैयारी करने जा रहे हैं। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को कुछ ब्रीफली बता दूं कि ये जो PARC की जॉब है, पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल, आप ये जो बैच अटेंड कर रहे हैं मेरे साथ, इसमें ना सिर्फ आपकी PARC की तैयारी हो जाएगी 2 मंथ में, बल्कि आपकी वेटरनरी ऑफिसर एग्जाम की, आप जिस भी प्रोविंस से तल्लक रखते हैं, आप में से कुछ गिलगित बल्तिस्तान से हैं, कुछ आजाद कश्मीर से हैं, कुछ KPK से हैं, आपका कमीशन का जब भी सीटें अनाउंस होंगी उसकी भी साथ में तैयारी हो जाएगी, क्योंकि नॉलेज तो सेम ही है ना। हमने DVM से रिलेटेड बातें ही पढ़नी है ना। तो वो चाहे आपका PARC का एग्जाम हो, चाहे वो आपका एग्जाम हो आपके अपने किसी कमीशन का, चाहे कुछ कमीशन डायरेक्टली इंटरव्यू ले लेते हैं, वो नहीं जो है लेते टेस्ट, तो चाहे इंटरव्यू हो, वो आपका इस जो सेशन है हमारा इसमें कवर हो जाएगा। सेकेंडली, आपने इसके अंदर 25 मार्च लास्ट डेट है अप्लाई करने की, और आज जो है वो 18 मार्च 2024 है। तो एग्जाम कब तक होगा ये डेट वेरी करती है। जो ऑटोनोमस अदारे होते हैं वो ये चीज नहीं बताते कि एग्जाम कब कंडक्ट करेंगे। हम अगर पास प्रैक्टिस देख लें तो पिछली दफा जो सीटें आई थी तब एग्जाम 4 से 5 महीने बाद कंडक्ट हुआ था। ठीक है। इस दफा रेगुलर सीटें हैं, परमानेंट सीटें हैं, तो क्राइटेरिया चेंज भी हो सकता है कि ड्यूरिंग दिस कोर्स ही आपका एग्जाम अनाउंस हो जाए। अगर इस तरह की कोई सिचुएशन आई तो हम स्ट्रेटेजी को कंसाइज कर लेंगे, थोड़ा सा बदल लेंगे, आपको पढ़ाने की जो स्ट्रेटेजी है उसको चेंज किया जा सकता है। लेकिन उम्मीद है कि हमारे पास 2 मंथ होंगे जिसके अंदर हम वेटरनरी की चीजों को कवर कर लेंगे। अच्छा, और इसके अलावा जो DVM के स्टूडेंट हैं उनके लिए मैंने इसमें एक पैकेज ये भी दिया है कि आपको मैं जनरल नॉलेज के एग्जाम्स की भी तैयारी करवा रहा हूँ। वैसे तो आपका जो पेपर आना है PARC का, उसमें 70% सब्जेक्ट होगा आपका, और 30% आपका जनरल नॉलेज होगा। अब ये वाला जो जनरल नॉलेज है ये इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है आप लोगों की सिलेक्शन होने और ना होने में। इस जो है बैच के दौरान हम लोग जनरल नॉलेज को भी कवर करेंगे। और जब हम जनरल नॉलेज को कवर करेंगे तो ना सिर्फ आप PARC के एग्जाम में नोबल हो जाएंगे कि आप जनरल नॉलेज को क्रैक कर सकें, बल्कि बहुत सारी सीटें वन पेपर MCQ की आती हैं। जैसा कि मैंने ग्रुप में भी शेयर की, आज इंटेलिजेंस ऑफिसर की जॉब्स आई हुई हैं, बड़ी अच्छी जॉब्स हैं। पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन सिर्फ पंजाब के लोग अप्लाई कर सकते हैं। आज उसकी अप्लाई की आखिरी डेट है, 12 बजे तक अप्लाई हो सकता है। उसकी फीस भी ऑनलाइन पे हो जाती है, तो आप लोग उसमें भी अप्लाई कर दें। क्योंकि जो DVM है, देखें ये जो सीटें हैं ना DVM बेस्ड, वो हम जो ट्रेंड देख रहे हैं पिछले 4-5 साल से बड़े लेट लेट आ रही हैं। ये पाकिस्तान एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल में भी सीटें कोई 2 साल बाद आई हैं। सिमिलरली वेटरनरी ऑफिसर की अगर हम सीटें देखें, उसको भी ऑलमोस्ट 2 साल हो गए हैं, दोबारा वेटरनरी ऑफिसर की सीटें नहीं आई। पंजाब के रिलेटेड बात कर रहा हूँ, बाकी कमीशन में भी थोड़ी बहुत आती हैं। तो आप लोगों को बीइंग ए वेटनेरियन सिर्फ इसी चीज पे स्टिक नहीं करना चाहिए, बल्कि हमारा DVM जो है वो मास्टर्स के इक्वल है। वी आर इक्वल टू मास्टर्स, बट जनरल मास्टर्स, 16 ईयर मास्टर्स जहां पे लिखा होता है, अगर सब्जेक्ट लिखा है ना जोलॉजी, बॉटनी, बायोलॉजी, उसमें हम नहीं फॉल करते। इस वजह से हम टीचिंग की जॉब्स में, लेक्चरर की जॉब्स में अप्लाई नहीं कर सकते। लेकिन मास्टर्स बेस, ग्रेजुएशन बेस, बहुत सारी पूरा थ्रू आउट द ईयर सीटें आती हैं जिन पे DVM स्टूडेंट एलिजिबल होता है, और उसका पेपर ये जनरल नॉलेज बेस्ड होता है, 100 MCQs।
अब आप देखें, एक एग्जाम है, चाहे उसमें 20 नंबर का जनरल नॉलेज आना है, चाहे 30 का आना है, चाहे 100 का आना है, आपको टोटली ही प्रिपेयर करना पड़ता है। अदरवाइज ऐसा कोई भी शॉर्टकट नहीं है कि आप कहें कि कोई छोटी फाइल हो, अगर 20 मार्क्स का आ रहा है तो कोई छोटी फाइल होगी। चाहे 20 का आएगा, चाहे 30 का आएगा, चाहे 100 मार्क्स का आएगा, जनरल नॉलेज ने सेम ही रहना है। हमारा आज का सेशन दो हिस्सों पे मुश्तमिल होगा। पहले हिस्से में मैं आपको वेटनरी की बेसिक्स और हमने वेटनरी को कैसे कवर करना है, और उसमें हमारा जो वेटनरी का आज का एक लेक्चर होगा उसको डिस्कस करेंगे। और सेकंड पार्ट में हम आपका लेक्चर दो हिस्सों में हुआ करेगा डेली बेसिस पे। 9 से 10 आपका हुआ करेगा वेटनरी का, और 10 से 11 आपका हुआ करेगा जनरल नॉलेज का। तो पहला जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं 9 से 10, उसके अंदर मैं आपको वेटनरी से रिलेटेड गाइडलाइंस दूंगा कि हमने आगे चल के जो अपना प्लान है उसको किस तरह से तरतीब देना है, आप लोग अपनी स्टडी को किस तरह से तरतीब दें। और सेकेंडली सेकंड लेक्चर में हम जो है वो डिस्कस कर लेंगे जनरल नॉलेज के अबाउट। यहाँ पे अगर मैं अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं, वैसे मोस्टली आप लोग मुझे जानते भी हैं, और जो पहले मैंने वीडियो बनाई कि पार्क की स्टडी कैसे करें, उसमें भी मैंने अपने बारे में बताया। मैं वेटरनरी ऑफिसर के तौर पे जॉब कर रहा हूँ 2016 से, और मैंने जो अपनी ग्रेजुएशन है वो BZ मुल्तान से ली, और थ्रू आउट द डिग्री मैं सिल्वर मेडलिस्ट रहा हूँ ड्यूरिंग 5 ईयर ऑफ माई डिग्री। अच्छा, उसके बाद अगर बात कर लें हम DVM से रिलेटेड चीजों की, तो 2022 में दो एग्जाम मैंने क्लियर किए हैं SVO/DDL 18 ग्रेड के। एक पोल्ट्री का था और एक एनिमल हेल्थ का था। मेरे दो एग्जाम क्लियर हैं, लेकिन इन सीटों में कुछ मसला हुआ, वो रिवोक हो गई। जो होता है अदारा, वो इस चीज का राइट रखता है वो कि वो किसी भी लम्हे आपकी सीटों को कैंसिल कर सकता है एट एनी स्टेज, इवन के इंटरव्यू क्लियर भी हो तब भी कर सकता है। तो वो थोड़ा सीटों का, उसके बाद सीटें दोबारा से अनाउंस हुई भी नहीं, तो कुछ सर्विस रूल्स का मामले बन गए थे, तो ये इसके इंटरव्यू ना हो सके। एग्जाम मेरे क्लियर थे दोनों। इसके अलावा मैंने PMS का एग्जाम दिया, ये जो असिस्टेंट कमिश्नर लगने वाला होता है, प्रोविंशियल मैनेजमेंट सर्विसेज। तो उसमें 200 मार्क्स का ऑप्शनल सब्जेक्ट में मैंने वेटनी साइंसेस को ऑप्ट किया था, और उसमें मेरे 143 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 200। ये एग्जाम मैंने बेसिकली 2019 में दिया था। अभी तक मैंने एक ही अटेम्प्ट दिया है 2019 में। और बेसिकली ये पढ़ाने वाला सिलसिला वेटरनरी को स्टार्ट ही तब से हुआ। इससे पहले मैं जनरल नॉलेज के ही बैचेस कंडक्ट करता रहा हूं, मैं वेटरनरी को नहीं पढ़ाता था। लेकिन जब मैंने ये एग्जाम दिया, नंबर अच्छे आए, किसी स्टूडेंट ने मुझे मशवरा दिया कि आप वेटनरी के भी बैचेस लॉन्च करें, तो फिर 2019 से अब तक मैं वेटनरी के जो हैं वो बैचेस लॉन्च करता रहा हूँ। 2021-2022 में अच्छी खासी जॉब्स आई, और इस वक्त मोर देन 80 वेटनेरियन ऐसे हैं जो वेटनरी ऑफिसर की जॉब पे जॉब कर रहे हैं पंजाब में। इसके अलावा KPK में भी हैं जो जिन्होंने मेरे से इंटरव्यू की तैयारी की थी और वो वहां भी जॉब कर रहे हैं। ये जो तैयारी मैंने करवाई उसका नहीं, उन स्टूडेंट्स की अपनी डेडिकेशन भी है। देखें, क्लास में अगर 100 बच्चा है ना, तो 100 का 100 जो है जब हम पंजाब कॉलेजेस में फॉर एग्जांपल कोई पढ़ रहा है, तो 100 का 100 MBBS डॉक्टर नहीं लग जाता। जब FSC कर रहे होते हैं उनमें से कुछ जाके जो है वो लगते हैं MBBS डॉक्टर। कहने का मकसद ये कि ये जो हमारे सेशन है, तैयारी है, ये वन वे नहीं हो सकती। ऐसा नहीं हो सकता कि सिर्फ मैं कोई ऐसी चीज घोल के आपको पिला दूं कि आपका एग्जाम लाजमी तौर पे पास हो जाए और आप सिलेक्शन हो जाए। ये टू वे होगा। आपको जो चीजें मैं कहूंगा, जो चीजें पढ़नी है, उसको उसके मुताबिक आपको पढ़ना भी होगा। अगर आप उस चीजों को उसके मुताबिक पढ़ते हैं तो इनशाला आपका एग्जाम इजीली क्लियर हो जाता है। ठीक है जी। तो ये सिर्फ आज के दिन के लिए था, जारी बात है डेली डेली इस चीज के ऊपर हमारी बात नहीं होनी। अब हम आगे चलते हैं जी। अ, बात कर लेते हैं अपने कोर्स वर्क प्लान की। तो आपकी दो तरह की सीटें हैं PARC में। एक है जी साइंटिफिक ऑफिसर की, जिन लोगों ने आप में से MPhil किया हुआ है उन लोगों ने साइंटिफिक ऑफिसर के ऊपर अप्लाई किया होगा, और MPhil बंदा ही साइंटिफिक ऑफिसर पे अप्लाई कर सकता है, DVM बंदा ASO के ऊपर ही अप्लाई करेगा।
इनका ग्रेड क्या है, इनकी पे कितनी होती है, ये सारा कुछ इससे पहले जो मैंने सेशन दिया था कि अप्लाई वगैरह कैसे करते हैं, उसके लिंक ग्रुप्स में मौजूद है, उसके अंदर आप देख सकते हैं। अब जो एसओ का टेस्ट होगा ना, उसमें जिस सब्जेक्ट में आपका एमफिल है उसी सब्जेक्ट के एमसीक्यूज आएंगे 70%। जीके तो ओवरऑल 30%, वो एएसओ का भी सेम है, एसओ का भी सेम है, जनरल नॉलेज वो अलहदा से एक फील्ड हो गई आपकी। जो अगर हम बात कर लें आपके सब्जेक्ट की, तो जिन लोगों ने साइंटिफिक ऑफिसर पे अप्लाई किया है, जो आप में से एमफिल हैं, वो लोग, उन लोगों का टेस्ट उनके सब्जेक्ट में से ही बनेगा। और जिन लोगों ने एएसओ पे अप्लाई किया है, अब जिन्होंने एसओ पे अप्लाई किया है उन्होंने एएसओ पे भी डेफिनेटली अप्लाई किया होगा। ये हो सकता है कि कोई ऑलरेडी 17 ग्रेड में जॉब कर रहा है और वो सिर्फ डिपार्टमेंट स्विच करना चाह रहा है, ये भी 17 ग्रेड जॉब है एसओ की। तो लेकिन वो चाह रहा है कि अपनी जॉब चेंज करना, तो वो सिर्फ एसओ पे कर रहा होगा। अदरवाइज अगर एक बंदा जिसकी जॉब नहीं है या वो प्राइवेट जॉब कर रहा है, उसने तो फिर दोनों पे ही अप्लाई करना है ना। उसने एसओ पे भी अप्लाई करना है और एएसओ पे भी अप्लाई करना है। अगर हम एएसओ का देख लें कि आपका सिलेबस क्या होगा, तो एएसओ में 70% आपका जो सब्जेक्ट होगा वो डीवीएम बेस्ड होगा। आपने एएसओ की देखा होगा रिक्वायरमेंट्स में, उसने कुछ सब्जेक्ट्स मांगे हैं, आगे एक न्यू खाने के अंदर उसने सब्जेक्ट्स मेंशन किए हुए हैं। किसी का बीएस माइक्रोबायोलॉजी भी किया हुआ है, बीएस फॉरेस्ट्री वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, बीएस एग्रीकल्चर वाले भी। उन लोगों का टेस्ट उनके सब्जेक्ट में से होगा। बीएस एग्रीकल्चर है तो उसका बीएस एग्रीकल्चर का उसका अलग पेपर बना हुआ होगा, कैटेगरीज बनी होंगी वहां पे। जो लोग डीवीएम बेस पे अप्लाई कर किया है जिन लोगों ने, उनका पेपर डीवीएम बेस्ड ही होगा। बल्कि यहाँ पे एक ट्विस्ट और आएगा जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी। ये पहले डिसाइड नहीं किया जा सकता। जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी एएसओ की, तो आपकी रोल नंबर स्लिप के आगे एक सब्जेक्ट भी मेंशन होगा। वो पैथो भी हो सकता है, वो न्यूट्रिशन भी हो सकता है, वो मेडिसिन भी हो सकता है, वो लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट भी हो सकता है। वो कोई भी एक सब्जेक्ट मेंशन कर सकते हैं आपकी रोल नंबर स्लिप पे। इसमें हमारा कोई अमल दखल नहीं हो सकता। आप उनको नहीं कह सकते कि मुझे फलां में कैटेगराइज करें। ये जो पीएआरसी एक बहुत बड़ा अदारा है जिसमें डिफरेंट सेक्शन है, जहां पे एसओ और एएसओ की सीटें हैं। अब वो आगे उनकी क्या डिवीजन है, उनका क्या कोटा है, वुमेन कोटा क्या है, उन्होंने लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट में कितने बंदे डालने हैं, मेडिसिन में कितने बंदे डालने हैं, ये डिस्क्लोज नहीं किया गया, ना ये डिस्क्लोज वो करेंगे। तो जब आपकी फाइनल रोल नंबर स्लिप आएगी एग्जाम से 10 से 15 दिन पहले, तो उसके ऊपर आपके नाम के आगे आपका लिखा होगा कि आपका पेपर किस सब्जेक्ट में से होना है। और मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ना हो कि पूरे डीवीएम में से आपका पेपर हो, वो पेपर आपका सिर्फ उसी सब्जेक्ट में से हो। अब चूंकि इस चीज को हम पहले डिटरमिन नहीं कर सकते, तो हमारे 6 से 7 ऐसे सब्जेक्ट बन जाते हैं जिनको हमने कवर करना होता है, जिनमें से पेपर आ सकता है। और ये सेम वही 6 से 7 सब्जेक्ट हैं जो आपने वेटरनरी ऑफिसर की प्रिपरेशन के अंदर भी तैयार करने होते हैं। ये वही सेम 6 से 7 सब्जेक्ट हैं। हाँ, जब आपकी रोल नंबर स्लिप आएगी, आपको पता चल जाए कि फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है उसका टेस्ट है ही सिर्फ पैथो में से, तो आप क्या करेंगे, आप उससे पहले जो 10-15 दिन रोल नंबर स्लिप आने में आपके लगेंगे, रोल नंबर स्लिप आने के बाद टेस्ट देने में लगेंगे, उसमें आप उस सब्जेक्ट को अच्छे से तैयार कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल पैथो आ जाता है आपके नाम के आगे, ये कुरानंदाजी वाला ही सिस्टम है। तो आप ऐसा करेंगे, आप पैथोलॉजी को ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे। मैं आपको पैथोलॉजी से रिलेटेड जितनी फाइल्स होंगी, बिदार की, शर्मा की, इल्मी की, काफी सारे सोर्सेज है ना, वो सोर्सेज की सब फाइलें प्रोवाइड कर दूंगा। उससे ये होगा कि आप उन सोर्सेज को, उन एमसीक्यूज को ज्यादा अच्छे तरीके से तैयार कर लेंगे।
और एग्जाम में अपेयर हो जाएंगे। और ओवरऑल आपकी इस सेशन के दौरान जो तैयारी है वो एज ए वेटरनरी ऑफिसर के एग्जाम की भी हो जाएगी। वो सीटें कब आती हैं कब नहीं आती हैं उसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता फिलहाल। जो सेक्रेटरी हैं लाइफ स्टॉक के पंजाब की अगर बात कर लूं, वो इस हक में नहीं है कि न्यू जॉब्स क्रिएट की जाएं। तो पिछले 2 सालों में हमने देखा वेटरनरी ऑफिसर की सीट नहीं आई, बट सेक्रेटरी चेंज होते रहते हैं, सेटअप चेंज होते रहते हैं, मिनिस्टर चेंज होते रहते हैं। तो सीटें कभी भी अनाउंस हो सकती हैं, हमें इसका टाइम फ्रेम नहीं पता होता। फाइलें रुकी हुई होती हैं, यकदम सेटअप चेंज होता है, फाइलें चल पड़ती हैं और हम अगले दिन उठे, मे बी पॉसिबल अगले दिन ही वेटरनरी ऑफिसर की सीटें आई हो। तो हमारा इसमें जो स्ट्रेटेजी रहेगी वो क्या रहेगी? हम कवरिंग ऑफ सब्जेक्ट्स की करेंगे, कवरिंग ऑफ बेसिक ऑफ सब्जेक्ट जो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट हैं, जस्ट लाइक मेडिसिन है, रिप्रोडक्शन है, माइक्रोबायोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है, लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट है। इन सब्जेक्ट्स को हम जो है पर वीक के हिसाब से एक एक सब्जेक्ट को कवर करते जाएंगे। एक वीक में 5 लेक्चर होंगे हमारे, 2 दिन ऑफ होता है, एक संडे तो मस्ट ऑफ होता है, और एक दिन में रैंडमली जिस दिन मेरी मसरूफियत अगर कोई ज्यादा हो, मीटिंग हो या मैं लेट हो जाऊं, तो मैं वो दिन ग्रुप के अंदर अनाउंस कर देता हूँ कि आज का दिन ऑफ होगा। वो 2-3 घंटे पहले ही शाम को मैं आपको बता दिया करूंगा। मीन हफ्ते में 5 दिन क्लासेस होनी है हमारी, और डेली बेसिस पे जो मैं आपको क्लास दूंगा उसकी पीडीएफ फाइल आपको प्रोवाइड कर दूंगा। इसके अलावा कुछ आपको डेटा प्रोवाइड करूंगा इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का, उसको आपने डेली बेसिस पे याद करना होगा। यहाँ वही बात आ जाती है कि वन वे नहीं हो सकता कि सिर्फ मैं पढ़ाई जाऊं और आप समझें कि आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। यहाँ आपको जो है वो खुद भी तैयारी करनी होगी, जो चीजें जो फाइलें मैंने आपको दी, और उन फाइलों का मैं आपसे टेस्ट भी लूंगा। डेफिनेटली जो लेक्चर्स मैं आपको दूंगा एक हफ्ते में, वीकेंड पे उन लेक्चर्स का भी टेस्ट होगा एक। जो मैं आपको डेटा साइन करूंगा, चाहे वो मैं वेट कैप्सूल से करूं, चाहे मैं किसी एमसीक्यू और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फाइलों से कर दूं, उनका भी आपका टेस्ट हुआ करेगा। अब बेसिकली वो टेस्ट हम ऑनलाइन क्लासेस ले रहे हैं, आप मेरे सामने तो नहीं बैठे, मैं कोई डंडा पकड़ के आपके सर पे नहीं बैठा कि आप चीटिंग ना करें या नेट पे सर्च ना करें। वो टेस्ट बेसिकली आपकी अपनी सेल्फ असेसमेंट है कि आप किस लेवल पे खड़े हैं, आपने वो चीज चेक करनी है। तो इसमें बेसिकली अब तो हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट होके प्रैक्टिकल लाइफ में आ गए हैं, तो इतना एनेबल तो हम हो गए हैं कि हमें अपना चेक एंड बैलेंस कैसे रखना है और अपनी जात के लिए क्या चीज बेहतर है क्या नुकसानदेह है उसको हमने देखना है। तो आप लोगों ने जो चीजें मैंने आपको असाइन की उनको साथ साथ लेके चलना है। आल दो ये रमजान का महीना चल रहा है, इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर है, मैं समझ सकता हूँ इस चीज को, क्योंकि रोजा रखते हैं, अफ्तारी, फिर तरावियां, और अफ्तारी के बाद वैसे ही थोड़ा सा हेक्टिक सा हो जाता है बंदा, जो है कभी नींद आ रही होती है या जिस्म बेजान सा हुआ होता है। तो स्टडी का टाइम निकालना मुश्किल जरूर है। आप में से कई लोग हैं वो एमफिल कर रहे हैं, कुछ लोग प्राइवेट जॉब्स कर रहे हैं, कुछ, हर बंदे की अपनी अपनी लाइफ की कुछ मसरूफियात हैं। लेकिन असल बात देखें ये है कि जब तक आप अपनी प्रायोरिटी सेट नहीं करेंगे ना, तब तक आप लोग एग्जाम क्लियर नहीं कर सकते। सॉरी टू से आपकी चाहे सीजीपीए जितनी मर्जी है, आप चाहे एमफिल हैं चाहे पीएचडी हैं, जब तक आपके सामने पहला स्टेप है एक पेपर, 100 मार्क्स का एमसीक्यू पेपर, अगर आप इसको क्रैक नहीं कर सकते ना, तो आपकी सीजीपीए भी साइड पे पड़ी हुई है, आपकी एमफिल और पीएचडी की डिग्री भी साइड पे पड़ी हुई है, किसी ने नहीं पूछना आपकी इन डिग्रीज को, आपकी सीजीपीए को। सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट की जॉब में जाने के लिए आपको एग्जाम क्लियर करना है, एमसीक्यू का। इसमें नो डाउट जो एमफिल है पीएचडी है, एडवांटेज है, आप लोग अब्रॉड जा सकते हैं, आप लोग जो है वो लेक्चररशिप में जा सकते हैं। लेक्चररशिप में भी रेफरेंस लगता है, अब्रॉड जाने के लिए पैसे चाहिए। डेफिनेटली अगर हम गवर्नमेंट जॉब की तरफ आ रहे हैं तो तकरीबन मेरा ख्याल है आखिरी हल हमारे पास बचा ही होता है। तो इसमें अपनी मैं सेल्फ एग्जांपल हमेशा कोट करता हूँ, मेरी सीजीपीए 3.84 है आउट ऑफ 4। ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 एग्जाम फेल किए मैंने। शुरू में मेरी प्राइवेट अच्छी जॉब हो गई थी, गाड़ी शाड़ी थी, तो और सीजीपीए का घमंड था, मुझे लगता था कि मेरी बड़ी कोई ना ग्रिप है चीजों के ऊपर। लेकिन वो वेटनी ऑफिसर की तब सीटें भी बहुत आती थी, ये तो ना अब सीटें आना बंद हो गई।
पहले बहुत सीटें आती थी, साल में 4 4 दफा सीटें आती थी। तो वो एग्जाम देता था, फेल हो जाता था। ठीक है। तो वहां से मुझे ये चीज समझ आई कि जो हमारा अकेडमिया है और जो हमारा पेपर सिस्टम है, उसमें एक बहुत बड़ा गैप मौजूद है। आपकी जितनी आप बल्कि फील्ड प्रैक्टिशनर भी है ना, जितने मर्जी बड़े, आपको ये लगता है, ये तो सीजीपी और एमफिल की बात होगी, आप में से कुछ फील्ड प्रैक्टिशनर भी होंगे। वो कोई पेट्स का होगा, कोई लार्ज का होगा, कोई पोल्ट्री का होगा। यकीन करें, पेपर के टाइम वो कुछ काम नहीं आना। पेपर के टाइम काम आनी है आपकी वो तैयारी जो 2 से 3 महीने के अंदर आप करते हैं। और मुझे जब ये बात समझ आई, मैंने 2 3 महीने की छुट्टी ली, बैठ के पढ़ा, सीटें आई हुई थी, अच्छे से तैयारी की, और जो है टॉप मेरिट्स में सेलेक्ट हुआ। उससे पहले तक बस एक मेरा भरम ही था। यूनिवर्सिटी के गेट के इस तरफ और गेट की दूसरी तरफ ना, लाइफ बहुत बड़ा डिफरेंस है। जो हम यूनिवर्सिटी के गेट के इस तरफ होते हैं तो हम बहुत सारी चीजें सोच रहे होते हैं कि शायद हम पता नहीं कहीं जाके जो है वीओ लग जाएंगे, असिस्टेंट डायरेक्टर लग जाएंगे, हमें गाड़ियां मिल जाएंगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। लेकिन जब हम गेट से दूसरी तरफ सामने आते हैं ना, तो लाइफ बड़ी हमें मुख्तलिफ पिक्चर पेश करती है। हमारी सीजीपियां, हमारे एमफिल, हमारी पीएचडियां हमारे काम नहीं आ रही होती। तो वहां काम क्या आता है, आपका 2 से 3 महीने तैयारी करना। लाजमी नहीं कि आपने एकेडमी के थ्रू ही तैयारी करनी है। एकेडमी आपको एक डायरेक्शन देती है। मेनली चीज है कि रोज के 3 4 घंटे निकालें और पढ़ें। ये 2 3 महीने जिसमें आप 3 से 4 घंटे निकालेंगे, आपको सारी जिंदगी पे ऑफ करेंगे। आपकी एक बार तैयारी हो जाएगी, जिस एग्जाम में पेयर होंगे आपका वो क्लियर होगा। तो आपको वर्क हार्ड करना होगा कंसिस्टेंसी के साथ। 2 से 3 महीने लगाने पड़ेंगे, तभी जाके आपका पेपर क्लियर होगा। अपने माइंड्स के अंदर एक स्केच बना लें, अपना जो है प्लान कर लें कि स्टडी के अंदर आपने दिन में कौन कौन से घंटे देने हैं। बाकी डेफिनेटली 9 से 11 हमारा लेक्चर होना ही होना है। उसके अंदर वो तो लेक्चर्स आपने होना है, उसके अलावा दिन में 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे जितने निकाल सकते हैं, अपनी एक तरतीब बनाएं, उसके मुताबिक स्टडी को टाइम देना शुरू कर दें। ठीक हो गया जी। ये तो सारी कुछ बातें हो गई हमारी, समझ लें मोटिवेशनल टाइप, जो कि आज के लेक्चर में ही है। नेक्स्ट लेक्चर से तो डायरेक्टली हम सब्जेक्ट के ऊपर जाएंगे, और हम सब्जेक्ट का जो होगा मटेरियल उसको स्टडी किया करेंगे। तो वेटनी अगर हम सब्जेक्ट्स की बात कर लें, जो इम्पोर्टेंट हमारे सब्जेक्ट्स हैं, उसमें हमारी वेटनरी मेडिसिन आ जाती है। डीवीएम है ही डॉक्टर ऑफ वेटनरी मेडिसिन। तो सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट तो आपका आ जाता है मेडिसिन ही। उसके बाद सेकेंडली नंबर पे आपका इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन। थर्ड नंबर पे आपका आ जाता है पैरासाइटोलॉजी, जिस सब्जेक्ट को हम हमेशा रफ सब्जेक्ट समझते आए हैं। लेकिन फील्ड में पैरासिटोलॉजी ही बचती है। जो लोग जॉब कर रहे हैं या लार्ज र्यूमिनेंट्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको पता होगा एनिमल्स में डीवर्मिंग ही है। और डीवर्मिंग में वो सारे कीड़े शीड़े मारे जाते हैं, या उनके ऊपर स्प्रे है। एनिमल के 2 3 ही मेजर प्रॉब्लम है जो फील्ड में है, जो हम यूनिवर्सिटी में छोटी छोटी चीजें पढ़ते आते हैं, वो फील्ड के अंदर आके अप्लाईकेबल थोड़ी सी नहीं होती। हमारा काफी ज्यादा गैप मौजूद है, ये नहीं होना चाहिए। डेवलप्ड कंट्रीज में ये गैप नहीं है, पाकिस्तान में ये गैप मौजूद है। तो इसी तरह हमारी माइक्रोबायोलॉजी है, डेयरी टेक्नोलॉजी है। तो इस तरह के कोई 6 7 हमारे सब्जेक्ट हैं जो हमारी मेजर इंपॉर्टेंस के हामिल हैं, जिनको हम जो है वन बाय वन कवर किया करेंगे। तो सबसे पहले जिस सब्जेक्ट से हम शुरुआत करेंगे वो हमारा है जी वेटनरी मेडिसिन। आज हमारा इसके ऊपर पहला पहला लेक्चर है वेटनी मेडिसिन के ऊपर। और इसमें मैं आपको बेसिक्स ऑफ वेटनी मेडिसिन बताऊंगा, और ये चीज समझाने की कोशिश करूंगा कि बेसिकली जो हमारा वेटनरी मेडिसिन का सब्जेक्ट है, और हम यूनिवर्सिटी में भी 3 3 4 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं इसके ऊपर। हमारे जो मेजर है ना, अगर डीवीएम के कोई आपसे मेजर पूछे, तो हमारे मेजर कौन कौन से हैं? मेडिसिन, रिप्रोडक्शन और सर्जरी। इनके आपको पता है हमने कितने कितने सब्जेक्ट पढ़े हुए हैं? क्लिनिकल मेडिसिन 1, क्लिनिकल 2, क्लिनिकल 3, फिर वो जो है जनरल मेडिसिन, सिस्टेमिक मेडिसिन, सिमिलरली रिप्रोडक्शन के इसी तरह के सब्जेक्ट, और सिमिलरली सर्जरी के। तो ये 3 हमारे बेसिक सब्जेक्ट बन जाते हैं जो हमारी आ, हिस्सा है। सर्जरी का वैसे ज्यादा नहीं पूछा जाता एग्जाम्स के अंदर। अगर हम पास पेपर्स को भी देखेंगे,
उसमें भी हम देखेंगे कि सर्जरी को ज्यादा टच नहीं किया गया, ज्यादातर टच किया जाता है मेडिसिन को, रिप्रोडक्शन को, न्यूट्रिशन को, पैरासाइटोलॉजी को, पैथोलॉजी को, माइक्रोबियोलॉजी को, इन सब्जेक्ट और पोल्ट्री को, इन 6-7 सब्जेक्ट्स को आमतौर पे ज्यादा टच किया जाता है। और ये जो ज्यादा टच किए जाते हैं सब्जेक्ट, उन्हीं को हमने नेक्स्ट 2-3 महीनों में पर वीक के हिसाब से कवर करना है। फॉर एग्जाम्पल, एक वीक में आपको वेटनी मेडिसिन कवर कराऊंगा, उससे नेक्स्ट वीक में रिप्रोडक्शन कवर कराऊंगा, उससे नेक्स्ट वीक में पोल्ट्री कवर कराऊंगा, उससे नेक्स्ट वीक में पैरासाइटोलॉजी कवर कराऊंगा। आप देखेंगे हमारी वेटनरी में बेसिकली हमने मोर देन 70 सब्जेक्ट पढ़े हैं। हम 70 के 70 सब्जेक्ट्स को रिवाइज नहीं कर सकते। उसमें कई बड़े माइनर सब्जेक्ट थे, बल्कि स्टैट, इकोनॉमिक्स, इस तरह के भी सब्जेक्ट थे, कुछ और भी थे। तो हमने बेसिकली 7 से 8 सब्जेक्ट्स को कवर करना होता है थारोली, और बाकी सब्जेक्ट्स को हमने कवर करना होता है थ्रू हेल्प ऑफ फाइल्स। जैसे वेट कैप्सूल बुक है, ब्रेन टीजर बुक है, वेट स्कैन बुक है। उसमें हम उन सब्जेक्ट्स को बस एमसीक्यू की हद तक तैयार कर लेते हैं। और जो हमारे सब्जेक्ट हैं ज्यादा इंपॉर्टेंस के, जो ना सिर्फ हमारे पेपर में काम आते हैं बल्कि इंटरव्यू में भी इन ही 6-7 सब्जेक्ट में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनको हम जरा थारोली कर लेते हैं। तो पहला सब्जेक्ट जो हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है जी वेटरनरी मेडिसिन। यहां तक आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। जी, कोई क्वेश्चन आप लोगों का? सो सू तो नहीं गए? नहीं, क्लास टाइमिंग के हवाले से हमारा यही टाइम रहेगा। क्लास देखिए, पता है क्या है? क्लास टाइम ना, आप अपने मुताबिक इस वक्त कह रहे हैं ना। अगर हम हर बंदे की क्लास टाइम या फिजिबल टाइम ना डिफरेंट होता है। ये चीजें मैं बड़ी दफा प्रैक्टिस, ये मेरा पहला सेशन नहीं है। मैं जनरल नॉलेज के भी और इससे पहले वेटनी के भी बहुत सेशन कर चुका हूँ। और उसमें मैं ये ऑप्शन भी देता रहा हूँ कि मैं ग्रुप के अंदर पोल करवा लेता था ऑप्शन देके। तो उसमें एट द एंड जो नतीजा निकलता है, 9 से 11 टाइम ही सबके लिए फिजिबल होता है। अब आप में से कोई जो है वो 9-20 केगा, कोई 10 केगा, कोई केगा इससे पहले कर लें। वो कर कर आगे सारी जमा तकसीम माइनस जो मैं नतीजे पे पहुंचा, 9 से 11 ही टाइम फिजिबल होता है। उसमें कुछ लोग सफर करते हैं लेकिन वो माइनर क्वांटिटी में करते हैं, तो हमने मेजॉरिटी के साथ चलना होता है। और जब मेजॉरिटी एक तरफ है तो फिर आपको भी अपने टाइम को उस मुताबिक एडजस्ट करना होगा जिसके मुताबिक हम चल रहे हैं। इसके अलावा कोई बात? चलें, ठीक हो गया जी, मेरा ख्याल क्वेश्चन मजीद नहीं है। अब हम आ जाते हैं जी वेटनरी मेडिसिन के ऊपर। देखिए, वेटनी मेडिसिन के अंदर जो पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ना 4 फील्ड ऐसी हैं जिनमें से सबसे ज्यादा आप लोगों से वो क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। एक है अदर नेम ऑफ डिजीज, जिसको हम कहते हैं सिनोनिम ऑफ डिजीज। सेकंड वन है काजेटिव एजेंट ऑफ डिजीज। काजेटिव एजेंट से मुराद एटियोलॉजी, कि एच एस कौन काज करता है, एफ एम डी कौन काज करता है, इस तरह के। थर्ड वन पैथोगनोमिक साइन। पैथोगनोमिक साइन क्या होता है, कोई आप में से बता सकता है? पैथोगनोमिक साइन किसको बोलते हैं? बता दें, इसमें वो अपना टेक्स्ट कर दें। पैथोगनोमिक साइन किसको कहते हैं जी? नहीं नहीं, पैथोजेनेसिस तो अलग चीज है। पैथोजेनेसिस तो होती है इनिशिएशन से टर्मिनेशन ऑफ डिजीज का जो होता है। ये आगे टर्म आपको मैं पढ़ाऊंगा। हाँ जी, राइट। मेजर मेजर साइन को नहीं कह सकते। स्पेसिफिक वो फॉर वन डिजीज, ठीक है। करेक्टरिस्टिक साइन ऑफ डिजीज, बिल्कुल सही डेफिनेशन है। स्पेसिफिक साइन ऑफ डिजीज, जी, जो किसी और में ना हो, अगर हम बिल्कुल सिंपल लफ्ज में बात कर लें।
ऐसा साइन जो किसी डिजीज का पार्टिकुलर साइन हो और वो किसी और डिजीज में मौजूद ना हो, उसको पैथोगनोमिक साइन बोलते हैं। जस्ट लाइक अगर हम बात कर लें कि एफएमडी डिजीज में टाइगर हार्ट हो जाता है, जो काव सक्कल करते हैं ना मदर को, तो उनमें फौरी तौर पे एक डिजीज आती है, उसको हार्ट जो है ना, जो काव होगा उसको हार्ट अटैक कह लें, हार्ट अटैक टाइप चीज आएगी, उसको जब ओपन करेंगे उसका हार्ट देखेंगे तो उसके हार्ट पे स्ट्रिप्स बनी होंगी, डॉट बने होंगे, जस्ट लाइक जैसे टाइगर की बॉडी पे होते हैं। तो टाइगर हार्ट का जो साइन है वो पैथोग्नोमिक साइन है एफएमडी डिजीज का, किसी और डिजीज में ये नहीं पाया जाता। ठीक है। सिमिलरली पंच्ड एबोमेजम, एबोमेजम जो है वो जो र्यूमिनेंट्स होते हैं उनका स्टोमक का एक पार्ट है जिसको हम एबोमेजम बोलते हैं, उसमें पंच्ड एबोमेजम एक साइन है, ये थलीरियोसिस का साइन है। ऐसे साइंस को हम पैथोग्नोमिक साइंस बोलते हैं। सिमिलरली ड्रग ऑफ चॉइसेस, वो आपसे जो है पूछ लेता है कि मुझे फलां डिजीज की ड्रग ऑफ चॉइस बताएं। फॉर एग्जांपल बबेजिया, बबेजियोसिस, इसकी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है? तो बबेजिया की जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो है अमीडोकार। सिमिलरली थलेरिया की ब्यूपारवाकोन। अच्छा, ये वाले जो मैं आपको अभी इस स्लाइड में जो चीजें बता रहा हूं ना, अ, दावे से तो बंदा नहीं कह सकता, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली हर पेपर में ये जो अभी मैंने आपसे चीजें डिस्कस करने लगा हूं इन 4 पॉइंट्स पे, 2 से 3 नंबर का पेपर में लाजमी आया होता है। कुछ क्वेश्चन होते हैं वो तकरीबन हर पेपर में ही एग्जामिनर पूछ लेता है। ठीक है। अब इनको हम अगर वन बाय वन डिस्कस करें, ये मेडिसिन में ना हमने बेसिकली जब कोई डिजीज पढ़ते हैं तो उसमें हमने इन 4 चीजों को स्पेसिफिकली याद करना है। बाकी आप उसको थारोली अगर पढ़ना चाहें, चक्रा भारती बुक है, मर्क मैनुअल बुक है, डीसी ब्लड बुक है, इनमें से कोई सी एक बुक सेलेक्ट कर लें, और अगर आपके पास एम्पल अमाउंट में टाइम है और कुछ करने को नहीं है तो आप, जैसे हम वेटरी मेडिसिन इस वीक में पढ़ रहे हैं, तो आप कोई एक बुक ले लें इनमें से और उसको जो है स्टडी भी कर लें थ्रू आउट। और उसमें अगर एक डिजीज आप स्टडी कर रहे हैं तो उसमें इन 4 चीजों को स्पेसिफिकली स्टडी कर लें। वैसे मैं भी आपको डिजीजेस जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट हैं वो वेटनी मेडिसिन में हमने पढ़नी ही डिजीजेस हैं। पहले बैक्टीरियल डिजीजेस पढ़ेंगे, फिर वायरल डिजीजेस पढ़ेंगे, फिर विटामिन की डेफिशिएंसी से क्या डिजीजेस होती हैं उसको पढ़ेंगे। ठीक है। और फिर पैरासाइट्स, पैरासाइट्स वाली डिजीजेस हम पैरासाइटोलॉजी में पढ़ेंगे। तो वेटनी मेडिसिन में हमने बेसिकली पढ़नी डिजीजेस ही होती हैं, और उन डिजीजेस में हमने इन 4 पॉइंट्स को बेसिकली फोकस करना होता है कि अदर नेम ऑफ डिजीज क्या है, काजेटिव एजेंट क्या है उसका, उसका पैथोगनोमिक साइन क्या है, और उसकी जी ड्रग ऑफ चॉइस क्या है। तो अगर हम अदर नेम ऑफ डिजीज की बात कर लें सबसे पहले, तो इसके अंदर आगे चल के भी हम जो बार बार डिजीज पढ़ेंगे उसके अंदर भी ये चीजें आ जाएंगी। इसमें जो इंपॉर्टेंट आ जाता है वो फॉर एग्जांपल वो पूछ लेता है कि गंबोरो किस डिजीज का नाम है। कुछ एग्जांपल्स आपको दे रहा हूँ, आज हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर है ना। तो आपको पता है गंबोरो जो है लोकल लैंग्वेज में किसको बोलते हैं? आईबीडी, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज। ये पोल्ट्री से रिलेटेड टर्म है, आप लोग जो पोल्ट्री में काम करते होंगे फील्ड में उनको तो डेफिनेटली इसका पता होगा। आईबीडी, ये सिनोनिम है ना गंबोरो इसका। न्यू कैसल डिजीज, ये सिनोनिम है किसका? उर्दू में इसको क्या कहते हैं? रानीखेत। ये भी पोल्ट्री से रिलेटेड टर्म है। रानीखेत कहते क्यों है? इंडिया का एक एरिया था रानीखेत, ये वहां पे डिजीज रिपोर्ट हुई थी इसलिए इसको रानीखेत बोलते हैं। और न्यू कैसल क्यों कहते हैं? जी, न्यू कैसल भी एरिया के नाम से है जहां इंग्लैंड में ये डिटेक्ट हुआ वायरस, वो उस एरिया का नाम है न्यू कैसल। उन्होंने अंग्रेजी नाम दे दिया इसको न्यू कैसल। और इंडिया में जब ये डिटेक्ट हुआ तो उन्होंने, जहां ये डिटेक्ट हुआ रानी खेत, तो उस नाम से रानी खेत इसको नाम दे दिया।
सिमिलरली अगर हम बात करें इम्पोर्टेंट वन की जो पेपर में आती हैं, तो साइलेज डिजीज किसको कहते हैं? साइलेज डिजीज या सर्कलिंग डिजीज? वेरी गुड। लिस्टीरियोसिस को साइलेज डिजीज या सर्कलिंग डिजीज कहते हैं। बेसिक नॉलेज इसका मतलब आप लोगों का ठीक है, अच्छा है। अच्छा, राइस राइस फील्ड वर्कर डिजीज किसको कहते हैं? राइस फील्ड वर्कर डिजीज। टेक्नाला नहीं, टेक्नाला को नहीं बोलते। आप भी टेक्नाला ही कह रहे हैं। मेरे ओपिनियन में जहां तक मैंने स्टडी की हुई है, ये लेप्टोस्पाइरोसिस को बोलते हैं जी। और उसके पीछे रीजन भी है क्यों बोलते हैं। डेगनाला को नहीं बोलते, अगर बोलते हैं तो कोई किसी सोर्स से आप सर्च करके ना, ग्रुप के अंदर, अभी तो ग्रुप पे प्राइवेसी लगी है, जो ग्रुप बनाया हुआ है जिसमें सिर्फ मैं फाइल्स भेजता हूँ, एक मैं डिस्कशन ग्रुप भी बनाऊंगा, उसमें आप सब लोगों को ऐड करूंगा, तो वहां आप लोग मुझे बता दीजिएगा अगर डेगनाला को कहीं पे बोलते हो। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उसको बोलते हैं। जी। पैडी फील्ड्स में ये बैक्टीरिया मौजूद होता है लेप्टोस्पाइरा का, और वो आता कहाँ से है? आपको पता है जो चावल की फसल होती है वो पानी बहुत ज्यादा डिमांड करती है। आप में से अगर कोई विलेज से तलग रखता हो तो उसको पता होगा, फसलों में चावल और गन्ना, इसको पानी बहुत ज्यादा लगाना पड़ता है। ठीक है। अब चूंकि उधर पानी लगाते थे वर्कर लोग, तो ये जो लेप्टोस्पाइरा बैक्टीरिया है ये बेसिकली केनाइन और फेलाइन, ये कुत्ते और जो बिल्लियां होती हैं, वो इसके कैरियर हैं। वो जब यूरिनेशन करते हैं पानी में, किसी खेत से गुजरते हुए, तो उनके यूरिन में मौजूद लेप्टोस्पाइरा चला जाता है उस पानी में। और जो वहां पे काम करते हैं राइस फील्ड में, चावल की फसलों में काम करने वाले लोग, उनको ये बीमारी लग जाती थी। पहले पता नहीं था किस वजह से लगती है, तो फिर ये कह दिया गया ये राइस फील्ड वर्कर डिजीज है, कि जो लोग चावलों की फसलों में काम करते हैं ना, उनको ये बीमारी लगती है। इसी तरह एक डिजीज है एंथ्राक्स, उसको बोलते हैं वूल सॉटर डिजीज। जो लोग वूल सॉर्ट करते थे ना, ये जो होती है ऊन, शीप के ऊपर ऊन, और ये स्किन हाइड का काम करते हैं, तो वहां उन लोग जो उन फैक्ट्रियों में काम करते थे, उनको एक बीमारी हो जाती थी जिसको एंथ्राक्स बोलते हैं। तो तब नहीं पता था एंथ्राक्स का काजेटिव एजेंट क्या है। शुरू में डिजीजेस को नाम दे दिए जाते थे उनके एरिया वाइज के नाम से, ठीक है, जहां पे वो रिपोर्ट हुई या जिस वजह से रिपोर्ट हुई, उसका नाम दे दिया जाता था। तो चूंकि ये राइस फील्ड में जो लोग काम करते थे, उनको लेप्टोस्पाइरोसिस को नाम दे दिया गया राइस फील्ड वर्कर डिजीज। और जो लोग फैक्ट्रियों में काम करते थे, वूल सॉर्ट आउट करते थे, वूल सॉर्टर डिजीज। एंथ्राक्स को नाम दे दिया गया वूल सॉर्टर का। शिपिंग फीवर किस डिजीज को कहते हैं? अच्छा, आप में से जिसको आता है वो बता देता है, जो नहीं आता ना तो कोई मसला नहीं है, आप साइलेंटली चीजों को भी ऑब्जर्व करें। ये हो सकता है जिनको आता है उन्होंने पहले पढ़ा हुआ है चीजों को, उन्होंने वेट कैप्सूल 2024 पढ़ा हुआ है, डीवीएम डॉग पढ़ा हुआ है, या डिफरेंट एमसीक्यूज की बुक पढ़ी हुई है। आप में से कई लोग फ्रेश होंगे, तो इस चीज से फर्क नहीं पड़ता। मेजर मकसद हमारा डिस्कशन करने का ये है कि चीजें हम मजीद से मजीद एक्सप्लोर करें और एक दूसरे की नॉलेज में इजाफा करें। ठीक है। तो इस चीज से परेशान नहीं होना कि बाकी सबका तो नॉलेज इतना ज्यादा है और मुझे तो कुछ भी नहीं आता। अभी एग्जाम होने में टाइम है, उसके अंदर मे भी पॉसिबल, बात वही वर्क हार्ड की, आप कईयों से आगे निकल सकते हैं। बड़े इस तरह के स्टूडेंट देखे हैं जो फर्स्ट टाइम एग्जाम में अपेयर होते हैं और सिलेक्ट हो जाते हैं। ठीक है। शिपिंग फीवर किसको कहते हैं? हाँ हाँ, राइट। एचएस को। ये बीआरडी क्या है? नहीं यार, 3 डे सिकनेस कहाँ पे चले गए? 3 डे सिकनेस लैदा डिजीज है, एम्फिवरल फीवर जिसको बोलते हैं। एचएस हेमरेजिक सेप्टेसीमिया, उसको शिपिंग फीवर बोलते हैं। बेसिकली जब शिपिंग की जाती है इनको,
एनिमल्स को ट्रकों में लाद के एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जाता है, तो बड़े कंजेस्टेड होते हैं, हवा नहीं होती वहां पे, स्ट्रेस आता है। इसका जो काजेटिव एजेंट है पास्चोरेला मल्टोसीडा, वो अटैक करता है इनके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे, और जो है वो हेमरेजिक सेप्टिसीमिया में जिसे गल घोटू भी कहते हैं, गर्दन स्वेल कर जाती है, और रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये इन्फेक्शन है। तो 3 डे सिकनेस भी नहीं है, बीआरडी भी नहीं है, एचएस है ये। सेकंड, ये कुछ हमने यहाँ पे डिस्कस की जस्ट एग्जांपल के तौर पे, और ये वैसे मैंने आपके साथ शेयर वो की जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस हैं। ठीक है। इसको चाहे आप अगर नोट कर रहे हैं तो कॉपी पेंसिल पे चीजों को नोट करते जाया करें, लेक्चर्स की अपने ना वन लाइनर स्लाइड बना लिया करें, मतलब एक लेक्चर सिर्फ एक पेज के ऊपर पूरा कर लिया करें, अगला लेक्चर अगले पेज पे। अगर हमारे जितने 40 to 50 लेक्चर होते हैं तो वो 20 से 25 पेजों में आपके पूरे हो जाने चाहिए। क्योंकि पेपर वाले दिन फाइलें तो आपके पास होंगी, हर फाइल को खोल के देखना इतना टाइम नहीं होता, जब यकदम पेपर आता है एग्जाम एंजाइटी आ जाती है, ऐसा लगता है कुछ भी नहीं पढ़ा हुआ। तो तब फिर आपके क्या काम आता है, आपके अपने बनाए हुए हैंड रिटन नोट्स। रिकॉर्डेड लेक्चर ओकेजनली प्रोवाइड करूंगा, अगर किसी को कोई मसला मसाइल आ गया है, कोई शादी है, कोई ब्याह है, कोई खुशी गमी है, तब प्रोवाइड करूंगा, रेगुलर बेस पे प्रोवाइड नहीं करूंगा। क्लास लेना मैंडेटरी है। हाँ, जिसने क्लास ली उसको फिर भी वो चाहता है कि दोबारा से लिखने के लिए उसको मैं रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड कर दूंगा, लेकिन वो रिकॉर्डिंग जो है सिर्फ उस बंदे को प्रोवाइड होगी जो क्लास में मौजूद है, जो लेक्चर लेता है, या जिसने किसी मजबूरी की वजह से मुझे क्लास स्टार्ट होने से पहले इनबॉक्स में बता दिया कि सर आज मेरा ऑफ है। इन दो टाइप के पर्सन्स को लेक्चर प्रोवाइडिंग होगी। ये नहीं होगा कि सबको प्रोवाइड कर दूं, क्योंकि लेक्चर प्रोवाइडिंग शुरू हो गई तो आप में से क्लास में कोई नहीं आएगा। एक लेक्चर होगा, दूसरा होगा, फिर आप लोग कहते हैं कि यार इकट्ठे सुन लेंगे, और फिर वो बर्डन ही बढ़ता जाता है। ये मेरा पिछले 5-6 साल का एक्सपीरियंस है। फिर आपसे स्टडी नहीं होती, आपके बस वो लेक्चर और फाइलें सिर्फ एक बार रह जाती हैं। डेली का डेली पढ़ेंगे, डेली का डेली जो काम दूंगा वो करेंगे, तभी जाके आप लोगों का एग्जाम डे तक नॉलेज एक जो है ना फुल फ्लेज होता है। अदरवाइज चीजें वैसे के वैसे पड़ी रह जाती हैं, फोल्डर में पड़ी रह जाती हैं। अच्छा, एटियोलॉजी की बात कर लें अगर, तो एटियोलॉजी से मुराद होता है काजेटिव एजेंट किसी डिजीज का। तो बड़े मशहूर जो पूछे जाते हैं, एचएस, हमरेजिक सेप्टिसीमिया, इसका जो है वो काजेटिव एजेंट कौन सा है? पास्चुरेला मल्टोसीडा। यही पास्चुरेला मल्टोसीडा बर्ड्स में कौन सी डिजीज काज करता है? एनिमल्स के अंदर ना पास्चुरेला मल्टोसीडा काजता है हमरेजिक सेप्टिसीमिया। अच्छा, फाउल कॉलरा कह रहे हैं आप बर्ड्स में? और कोई? और कोई भी नहीं बोला, फाउल कॉल रही है। बर्ड्स में जो है पास्चोरेला मल्टोसीडा वो फाउल कॉलरा डिजीज काज करता है। सिमिलरली और वो आपसे एफएमडी, एफएमडी, क्योंकि मेजर मेजर जो डिजीजेज है ना हमारे, हाँ, उनके बारे में पेपर जब एग्जामिनर जो बनाने बैठता है वो आमतौर पे फील्ड पर्सन होते हैं, या उनका कोई ना कोई तजर्बा होता है। तो वो जो मोटी मोटी डिजीजेज आती हैं ना जेन में, जो पाकिस्तान में प्रीवेल करती हैं, तो आमतौर पे उनके जेन में वही डिजीजेज आती हैं और उनके बारे में ज्यादा पूछा जाता है। तो पाकिस्तान में जो ज्यादा मसले मसाइल हैं लार्ज एनिमल्स के, एफएमडी है, एचएस है, ब्लैक वाटर है, ठीक है, स्मॉल ल्यूमिनेंट्स में बात कर लें तो पीपीआर है, सीसीपीवी है, एंटेरोटॉक्सीमी है। पोल्ट्री में बात कर लें तो आईबीडी है, गंबोरो, आईबी है, इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस। इसके अलावा आपकी आईबीडी है, रानीखेत है, फाउल कालरा है। ये फाउल कालरा वगैरह तो वैसे लेयर की डिजीजेज है। तो उसका एफएमडी का काजेटिव एजेंट एप्थोवायरस। सिमिलरली अगर हम बात कर लें कुछ पैथोग्नोमिक साइंस की, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि टाइगर हार्ट जो है वो एफएमडी का साइन है।
और ये आमतौर पे काफ्स में होता है। अगर मदर को जो है डैम को अगर एक डिजीज आ गई एफएमडी, और उसका जो काव है वो सकलिंग है, आमतौर पे उसको अलहदा कर देना चाहिए। लेकिन अगर कई लोग नहीं अलहदा करते तो सडन डेथ होती है, हार्ट के ऊपर लीजन्स बन जाती हैं, स्ट्रिप स्ट्राइप्स। हार्ट वैसे ऐसा होता है, पाकिस्तानी तो ऐसे बनाते हैं, लेकिन हार्ट कुछ इस तरह का होता है। तो उसको टाइगर हार्ट डिजीज बोला जाता है। फिर पंच्ड एबोमेजम की मैंने आपको एग्जांपल दी, वो थलीरियोसिस में होता है। पंच्ड एबोमेजम, एबोमेजम के अंदर ना डॉट्स बन जाते हैं, अंदर को धंस जाता है। ड्रग ऑफ चॉइसिस को अगर हम देख लें तो मोस्टली ये जो हमारी है ना पैरासिटिक डिजीजेस, उनके बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसमें बबेजिया आ जाती है। बबेजिया की ड्रग ऑफ चॉइस है अमीडोकार्ब। थलेरिया आ जाती है, उसकी है बिपारवाकोन। और एनाप्लाज्मा की आप में से कोई बता सकता है ड्रग ऑफ चॉइस? ये काफी दफा क्वेश्चन आता है पेपर में। ड्रग ऑफ चॉइस से मुराद ऐसी ड्रग होती है जो उस डिजीज के लिए स्पेसिफिक कह लें हो, या सबसे ज्यादा कारआमद हो। जी वेरी गुड। नहीं, मेट्रोनिडाजोल नहीं है, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन है। अच्छा, इसमें एक चीज हमें ये भी देखनी है कि हमने ना लिटरेचर पे ज्यादा फोकस करना है एग्जाम में ना। हमने अपनी फील्ड के हिसाब से अपने एक्सपीरियंस को लागू नहीं करना यहाँ पे। जो लिटरेचर कहता है हमने उसको फॉलो करना है। लिटरेचर समटाइम कुछ और कहता है, और हमारी फील्ड प्रैक्टिस या फील्ड कुछ और कहती है। क्योंकि एग्जाम हमारा लिटरेचर में से बनना है, बुक्स में से बनना है। तो जब वो हमें बुक्स बताती हैं हमने उसको ही फॉलो करना होगा, ठीक है। तो ये जी इस तरह से कुछ जो है इन चीजों को फोकस किया जाएगा। और ये कुछ सिनोनिम्स मैंने लिखे हुए हैं डिजीजेस के, लेप्टोस्पाइरोसिस का, लिस्टीरियोसिस का, एचएस का, एफएमडी का, आईबीडी का, एनडी का। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है। वैसे आगे चल के जब हम डिजीजेस को पढ़ेंगे तो उसमें हम एक डिजीज को थ्रू आउट भी पढ़ेंगे। जो इंपॉर्टेंट डिजीजेज है ना, एचएस है, एफएमडी है, थलीरिया है, बबेजिया, इनको हमने इन लेंथ भी पढ़ना है। और उसमें हम उसके यही चारों पॉइंट स्पेसिफिकली और ओवरऑल भी उसको हम स्टडी किया करेंगे। एटियोलॉजी में अगर आप देख लें तो ये इंपॉर्टेंट वंस हैं। एफएमडी का एप्थो है, एचएस का पास्चोरेला मल्टोसीडा है, आईबीडी गंबोरो डिजीज का बिरना वायरस है, और आईबी इन्फेक्शियस ब्रोंकाइटिस, ये भी परिंदों की डिजीज है, बर्ड्स की, इसका कोरोना वायरस है। ये वो सारे पॉइंट हैं जो किसी ना किसी एग्जाम में आपके पास पेपर्स में आ चुके हैं और रिपीटेडली आते हैं। फिर पैथोग्नोमिक साइन की अगर बात कर लें तो पैथोग्नोमिक साइन हमने इसकी डेफिनेशन आप में से काफी लोगों ने बताई भी। एग्जैक्ट डेफिनेशन ये है, a pathognomic sign is a particular sign whose presence means that a particular disease is present beyond any doubt। ऐसा पार्टिकुलर साइन होगा कि आप वो देख के बगैर किसी शक व शुबा के कह सकते हैं कि यही बीमारी है और कोई नहीं हो सकती। जैसे टाइगर हार्ट है एफएमडी का, पॉइंट एबोमेजम है थलीरिया का, और जेलाटिनस बर्सा है आईबीडी का, इन्फेक्शियस बर्सल डिजीज का। ये जब पोल्ट्री हम पढ़ेंगे, पोल्ट्री का, तो उसके अंदर एनडी, आईबीडी, आईबी, इनको हम डिटेल के अंदर भी पढ़ेंगे। सिमिलरली ड्रग ऑफ चॉइसिस की अगर हम बात कर लें तो ब्लैक वाटर की है पेंसिलिन, क्योंकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। बबेजिया की है अमीडोकार्ब और डाइमिनाजिन, दो हैं, लेकिन अमीडोकार्ब की तरफ आप अगर दोनों ऑप्शन में दिए हो तो अमीडोकार्ब की तरफ आप जाएंगे। थलीरियोसिस की है ब्यूपारवाकोन, एनाप्लाज्मोसिस की है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन, और माइकोप्लाज्मा की है टाइलोसिन। तो ये कुछ ड्रग ऑफ चॉइसेस हो गई। तो वेटनी से रिलेटेड जी ये आज का हमारा इंट्रोडक्टरी लेक्चर था, जिसमें ज्यादा टाइम तो वैसे हमारा लग गया मेरे इंट्रोडक्शन में,
और कुछ मोटिवेशनल पॉइंट, और कुछ इसमें कि हमने सब्जेक्ट्स को लेके कैसे चलना है, हमने तैयारी करनी कैसे है, कोर्स वर्क कैसे करना है। तो अब जो है इस सेशन को मैं यहाँ पे एंड करता हूँ। आपका कोई क्वेश्चन है तो मेरे से पूछ लें। और इसके बाद हम नेक्स्ट जो है, आप मुझे 10:05 पे ज्वाइन करेंगे, उसी लिंक से जिससे पहले ज्वाइन किए है, 10:05 पे। और वो हम अपना नेक्स्ट जनरल नॉलेज का करेंगे। उसमें मैं आपको जनरल नॉलेज के बारे में बताऊंगा। चले, ठीक हो गया जी। शुक्रिया जी, अल्लाह हाफिज।